अच्छा, यानी रियलिज्म और फेमिनिज्म हम लोगों का हो गया था, ठीक है। आगे सब लोग नमाज से। जी, नमाज पढ़ते हैं। बच्चों 3 मिनट तक शुरू करते हैं, 3-4 मिनट तक शुरू करते हैं। कुछ लोग नमाज से भी वापस नहीं। एग्जैक्ट 15 पे शुरू करते हैं, 11 हुआ। जी, फिर बहनों भाइयों शुरू करें। सब लोग आगे। जी, शहबाज, जैसे हमने क्लासिकल रियलिज्म और नियो रियलिज्म इकट्ठी पढ़ी थी, ऐसे ही हम क्लासिकल आइडियलिज्म और नियो लिबरलिज्म भी इकट्ठे पढ़ते हैं। रेफरेंस नोट कर लीजिए, पार्ट 1 चैप्टर 2 पेज 58 टू 69। पार्ट 1 चैप्टर 2 पेज 58 टू 69, ठीक है। ये इस एरिया का रेफरेंस है, ठीक। अब मेरे बहनों भाइयों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लास्ट टाइम रियलिज्म की अजम्पशन की थी, ठीक है। तो अब हम पहले लिबरलिज्म और आइडियलिज्म की अजम्पशन कर लेते हैं, ठीक है। तो शहबाज, कहानी जरा समझिएगा, ठीक है। वन लाइनर कॉन्सेप्ट जरा समझेंगे शहबाज। लिबरलिज्म या आइडियलिज्म स्टैंड्स इन डायरेक्ट ऑपोजिशन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिज्म, ठीक है। तो क्लासिकल रियलिज्म की अजम्पशन थी ह्यूमन ईगोइज्म। क्लासिकल रियलिज्म की अजम्पशन क्या थी? ह्यूमन ईगोइज्म, ठीक है। इंसान ईगोइस्टिक है, इंसान सेल्फिश है, इंसान इमोरल है, इंसान कंपैटिटिव है, ठीक है। तो क्लासिकल आइडियलिज्म की अजम्पशन क्या होनी चाहिए? क्लासिकल आइडियलिज्म की अजम्पशन है ह्यूमन अल्ट्रुइज्म, ठीक है। उसकी ह्यूमन ईगोइज्म है, लेकिन क्लासिकल आइडियलिज्म की अजम्पशन है ह्यूमन अल्ट्रुइज्म। ह्यूमन अल्ट्रुइज्म का मतलब यह है कि ह्यूमंस आर गुड बाय नेचर, ह्यूमंस आर कोऑपरेटिव बाय नेचर, एंड ह्यूमंस आर मॉरल बाय नेचर, ठीक है। तो क्लासिकल रियलिज्म की अजम्पशन है ह्यूमन ईगोइज्म, ठीक है। ऐसे ही क्लासिकल आइडियलिज्म की अजम्पशन है ह्यूमन अल्ट्रुइज्म, ठीक है। ईगोइज्म का मतलब यह है ह्यूमंस आर सेल्फिश, ह्यूमंस आर कंपैटिटिव, ह्यूमंस आर इमोरल। जबकि अल्ट्रुइज्म की मतलब यह है कि ह्यूमंस आर कोऑपरेटिव, ह्यूमंस आर गुड, ह्यूमंस आर मॉरल, ठीक है। ह्यूमंस आर ट्रस्टवर्दी इन नेचर, ठीक है। तो एक अजम्पशन आ गई ह्यूमन ईगोइज्म और दूसरी की अजम्पशन आ गई ह्यूमन अल्ट्रुइज्म, ठीक हो गया मेरे बहनों भाइयों। अगली चीज जरा समझेगा, ठीक है। क्लास नियो रियलिज्म की अजम्पशन थी इंटरनेशनल अनार्किक स्ट्रक्चर। शहबाज, नियो रियलिज्म की अजम्पशन क्या थी? इंटरनेशनल अनार्किक स्ट्रक्चर। इंटरनेशनल अनार्किक स्ट्रक्चर का क्या मतलब था? एन एनवायरमेंट ऑफ लैक ऑफ ट्रस्ट shaped by unequal capabilities of the state and absence of a global sovereign, ठीक है। तो अगर नियो रियलिज्म की अजम्पशन है इंटरनेशनल अनार्किक स्ट्रक्चर, तो नियो लिबरलिज्म की अजम्पशन क्या होनी चाहिए? बच्चों प्लीज पार्टिसिपेट करो। नियो लिबरलिज्म की अजम्पशन क्या होनी चाहिए? अहमद, क्या अपोजिट? करण जौहर, इसकी अजम्पशन क्या होनी चाहिए? ग्लोबल पीस, ठीक है। देयर मस्ट बी, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैं कह रहा था, मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी 4 ग्रेट डिबेट्स ऑफ फायर, पढ़ाई थी। तो थर्ड ग्रेट डिबेट की अप्रोच क्या थी?
थर्ड ग्रेड डिबेट की अप्रोच क्या थी? पॉजिटिविज्म। राफिया बेटा, पॉजिटिविज्म का मतलब क्या होता है? पॉजिटिविज्म का मतलब क्या होता है कि जब एक स्कूल ऑफ थॉट के दरमियान किसी पॉइंट के ऊपर कंसेंसस हो जाए। ठीक हो गया? तो यहां पे कहानी में ट्विस्ट है। नियो रियलिज्म की अजम्पशन है इंटरनेशनल अनार्किक स्ट्रक्चर, और नियो लिबरलिज्म की भी अजम्पशन है इंटरनेशनल अनार्किक स्ट्रक्चर, मीनिंग दैट कि नियो स्कूल के अंदर अजम्पशन के लेवल पे पॉजिटिविज्म एग्जिस्ट करता है। यानी दोनों स्कूल एग्री करते हैं कि इंटरनेशनल अनार्किक स्ट्रक्चर दुनिया की रियलिटी है। स्टेट्स को इंटरनेशनल अनार्की के इन्वायरमेंट में ऑपरेट करना पड़ता है। ठीक हो गया? इन शॉर्ट, क्या मैं ये कह सकता हूं कि क्लासिकल लेवल पे, क्लासिकल थ्योरीज के अंदर अजम्पशन के लेवल पे ही दोनों स्कूल्स वेरी कर गए, जबकि नियो स्कूल के अंदर अजम्पशन के लेवल पे दोनों स्कूल एग्री कर रहे हैं। चुनाचे नियो स्कूल दोनों की अजम्पशन इंटरनेशनल अनार्किक स्ट्रक्चर है। ठीक है? अब शहबाज, एक बात मेरी नोट करी दिल पे, जब मल्टीपल स्कॉलर्स किसी एक पॉइंट पे एग्री नहीं करते तो उस पॉइंट को कहते हैं वेरिएंट ऑफ अ थॉट या वेरिंग थॉट। जिस आर्गुमेंट के ऊपर ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स, मल्टीपल स्कॉलिस्टिक ग्रुप्स कंसेंसस एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, ठीक है, उस पॉइंट को कहते हैं वेरिएंट ऑफ अ थॉट। और जिस पॉइंट के ऊपर सारे स्कूल्स यूनानिमस एग्रीमेंट करते हैं उसे कहा जाता है पॉजिटिव ऑफ अ थॉट। उसे क्या कहा जाता है? पॉजिटिव ऑफ अ थॉट। यहां तक मेरे बहनों भाइयों को बात समझ आ गया? चुनाचे क्या मैं ये कह सकता हूं कि क्लासिकल थ्योरीज अजम्पशन के लेवल पे वेरिएंट ऑफ थॉट हैं, जबकि नियो थ्योरीज अजम्पशन के लेवल पे पॉजिटिव ऑफ अ थॉट है? या अहमद, क्या मैं ये कह सकता हूं कि क्लासिकल स्कूल अजम्पशन के लेवल पे ही डाइवर्ज कर रहा है, जबकि नियो स्कूल अजम्पशन के लेवल पे कन्वर्ज कर रहा है? यहां तक बच्चों बात समझ आ गई? अजम्पशंस क्लियर हो गई? अजम्पशन सब लोगों को क्लियर? कंपैरेटिव डोमेन में क्लियर? यार आज तुम लोगों की क्लास जो है ना बिल्कुल पार्टिसिपेटिव रिस्पॉन्स नहीं देगी। ठीक हो गया? अब आगे चलते हैं। तो राफिया, अगली बात जरा समझनी है, अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात को जरा गौर से जरा समझना है। ठीक है? नाउ देयर इज एन आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव जिसे आप कोऑपरेशन पॉलिटिक्स मॉडल ऑफ आईआर कहते हैं। यानी एक ब्रॉड लेवल राफिया पर्सपेक्टिव है। वो पर्सपेक्टिव क्या है? ठीक है, वो पर्सपेक्टिव क्या है? एक ब्रॉड लेवल पर्सपेक्टिव है। वो पर्सपेक्टिव क्या है? कोऑपरेशन पॉलिटिक्स मॉडल। अब ये आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव कहता है कि दुनिया में पीस पॉसिबल है। जो रियलिस्ट कहते हैं कि आप अनार्की को ओवरकम नहीं कर सकते, आप सिक्योरिटी डायलेमा को ओवरकम नहीं कर सकते, आप लैक ऑफ ट्रस्ट की फीलिंग को ओवरकम नहीं कर सकते। ठीक है? तो आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव कहता है कि पीस पॉसिबल है, प्रॉस्पेरिटी पॉसिबल है और कोऑपरेशन पॉसिबल है। आगे सारी स्टेट्स मिलके मल्टीलेटरलिज्म के तौर पे आपस में कोऑपरेशन करेंगे तो उस कोऑपरेशन के जरिए पीस और प्रॉस्पेरिटी पॉसिबल है। इस ब्रॉडर थॉट को क्या कहा जाता है? आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव। इस ब्रॉडर थॉट को क्या कहा जाता है? आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव। यानी
जो पर्सपेक्टिव दुनिया के अंदर ये आइडिया पिच करता है कि दुनिया में पीस, प्रॉस्पेरिटी और कोऑपरेशन को म्यूचुअल कोऑपरेशन के जरिए अचीव किया जा सकता है, कॉमन एफर्ट के जरिए कॉमन एफर्ट के जरिए, ठीक है, अचीव किया जा सकता है। इस पर्सपेक्टिव को कहा जाता है सुमेरा बेटा आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव। यहां तक कहानी समझ आ गई? ठीक है। अब आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव में राफिया बेटा दो थ्योरीज है, एक कहलाती है क्लासिकल आइडियलिज्म और एक कहलाती है नियो लिबरलिज्म। आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव एक पर्सपेक्टिव है नवाब, उस पर्सपेक्टिव के अंदर दो थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं। एक थ्योरी है क्लासिकल आइडियलिज्म, एक थ्योरी है नियो लिबरलिज्म। एक थ्योरी क्या है? क्लासिकल आइडियलिज्म, एक थ्योरी है नियो लिबरलिज्म। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्लासिकल लेवल पे इसे आइडियलिज्म क्यों कहते हैं और नियो लेवल पे इसे लिबरलिज्म क्यों कहते हैं? क्लासिकल लेवल पे इसे आइडियलिज्म क्यों कहते हैं? नया टेल, नया कैन बड़ा, नया टेल 1 2 3। ठीक है, क्लासिकल लेवल पे इसे आइडियलिज्म क्यों कहते हैं और नियो लेवल के ऊपर इसे लिबरलिज्म क्यों कहते हैं? सवाल ये है। इसका जवाब ये है मेरे बहनों भाइयों, क्लासिकल लेवल पे आइडियलिस्ट स्कूल की अजम्पशन क्या है? ह्यूमन अल्ट्रुइज्म, इंसान की नेचर फ्लॉलेस है, इंसान की कोई गलती नहीं, इंसान दूध से धुला हुआ है, इंसान जैसी अशरफुल मखलूकात दुनिया में पैदा ही कोई नहीं हुआ। ठीक हो गया? इंसान मॉरल इन नेचर है, इंसान कोऑपरेटिव बाय नेचर है, इंसान की नेचर फ्लॉलेस है। क्या ये अजम्पशन इटसेल्फ रियलिटी पे बेस कर रही है या आइडियलिज्म पे बेस कर रही है? ये यूटोपिया है या ये रियलिटी है? ये यूटोपिया है, ये खाम ख्याली है ना? ठीक हो गया? अथोपिया नहीं है, यूटोपिया है। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब इस नेटिव फीलिंग है ना शहबाज। जबकि नियो नियो लिबरलिज्म की अजम्पशन क्या है? नियो लिबरलिज्म की अजम्पशन है कि दुनिया में इंटरनेशनल अनार्किक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, लेकिन दुनिया में किस स्ट्रक्चर में मसला है? लैक ऑफ ट्रस्ट है। ठीक है, ये आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव नहीं है, ये रियलिटी के ऊपर बेस कर रहा है। लेकिन आपको उस अनार्किक स्ट्रक्चर को ओवरकम करने के लिए आपको लिबरल पॉलिसीज अडॉप्ट करनी पड़ेगी, आपको अकोमोडेट करना पड़ेगा, कंसेंसस बिल्डिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, मेजॉरिटी कंसेंसस को प्रमोट करना पड़ेगा, दिल बड़ा रखना पड़ेगा, लिबरल ओरिएंटेशन फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक हो गया? आपको डायलॉग को प्रमोट करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करना पड़ेगा। तो मसला है, लेकिन मसले को हल करने के लिए पावर पॉलिटिक्स का नैरो पर्सपेक्टिव नहीं चलेगा, बल्कि कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स का लिबरल पर्सपेक्टिव प्रिवेल करना चाहिए। लिबरल पर्सपेक्टिव प्रिवेल करना चाहिए। ठीक हो गया? तो नियो लिबरलिज्म को लिबरलिज्म इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दुनिया की अनार्किक स्ट्रक्चर की रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहा है, और उस रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए ये कह रहा है कि आपको इस रियलिटी के अंदर वे आउट निकालना पड़ेगा थ्रू लिबरल ओरिएंटेशन, मीनिंग दैट थ्रू डेमोक्रेसी, थ्रू ट्रेड, थ्रू कंसेंसस, थ्रू डायलॉग, थ्रू डेमोक्रेसी, थ्रू अकोमोडेशन, ठीक है, थ्रू लिबरल वैल्यूज वगैरह 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 वगैरह। तो मेरा बेटा ये समझ आ गया कि क्लासिकल लेवल पे हम इसे लिबरलिज्म क्यों नहीं कहते? सुमेरा क्या नहीं समझ आया? वो तो आगे आ जाएगा ना यार, अभी तो हम सिर्फ ये अजम्पशन कर रहे हैं।
साइमा तू लाइक है, तू अक्लमंद है, तेरे जैसा इंटेलेक्चुअल आदमी कोई नहीं। ठीक हो गया? ये रियलिटी है या ये आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव या ये यूटोपिया है? अब तूने कहा है ना कि रियलिटी है इसीलिए तुझे समझ नहीं आई, तेरी अकल मोटी है, यूटोपिया है ना? तो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर उनकी अजम्पशन क्या है? यूटोपियन। वो रियलिटी के साथ एसोसिएटेड ही नहीं है, उसका रियलिटी के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, इसलिए उसे क्लासिकल आइडियलिज्म कहते हैं। अब दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है? साइमा, तेरा दिमाग खराब है, तुझे बाकी के साथ कंपटीशन का सामना है, तुझे जिंदगी में मसले होंगे, ठीक हो गया? तुझे जगह जगह पे लोग तंग करेंगे, लेकिन तुझे दुनिया के साथ चलने के लिए बड़ा दिल करना पड़ेगा। ठीक हो गया? तुझे लिबरल एटीट्यूड फॉलो करना पड़ेगा। अब समझ आ गई दंगल? सारे के सारे मलंग मुझे ही टकरे हो। क्लियर हो गया? ठीक हो गया? तो अब सुमेरा मारिया बेटा, यहां पे एक गूगली है, यहां पे एक गूगली है, उस गूगली को जरा समझना है। अब अगर वो उसने 2018 में एक सवाल दे दिया, सोने बेटा सवाल जरा समझिए, 2018 में उसने एक सवाल दे दिया। वह सवाल ये था कि व्हाट इज द आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव एंड हाउ दिस पर्सपेक्टिव can help in achieving peace, prosperity and cooperation at global level. सवाल समझ आ गया? What is idealist perspective? How this perspective can help in achieving peace, prosperity and cooperation at global level. अब जैसे ही लफ्ज पड़ा आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव, सॉरी बेटा, जैसे ही लफ्ज पड़ा आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव, तो 99% लोग पेपर में लिखा है क्लासिकल आइडियलिज्म और बाहर आके कहा पेपर चौकस हुआ। माहौल नहीं बनाया भाई, भाई छिक नहीं आया काम। आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव में दोनों थ्योरीज आती हैं, क्लासिकल आइडियलिज्म और न्यू लिबरलिज्म। तो आपने पेपर में फैजान खास तौर पे गौर करना है कि वो टर्म आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव इस्तेमाल कर रहा है या क्लासिकल आइडियलिज्म इस्तेमाल कर रहा है। अगर क्लासिकल आइडियलिज्म इस्तेमाल कर रहा है तो आप सिर्फ इसे एड्रेस करेंगे, जबकि अगर वो आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव इस्तेमाल कर रहा है तो आप इस पूरे पर्सपेक्टिव यानी क्लासिकल आइडियलिज्म और न्यू लिबरलिज्म दोनों को डिस्कस करेंगे। मीनिंग दैट कि आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव के अंदर दो थ्योरीज हैं, एक कहलाती है क्लासिकल आइडियलिज्म, एक कहलाती है नियो लिबरलिज्म। एक कहलाती है क्लासिकल आइडियलिज्म, एक कहलाती है नियो लिबरलिज्म। अहमद, ये पॉइंट क्लियर हो गया? अब मेरे बहनों भाइयों, नहीं राफिया बेटा, राफिया मैंने बड़ी डिटेल में बताया था ना। हाँ, अगर राफिया वो कह दे रियल पॉलिटिक मॉडल, तो फिर तूने रियल पॉलिटिक पावर पॉलिटिक्स को इंडिविजुअल और स्टेट लेवल दोनों पे डिस्कस करना है। अगर वो पावर पॉलिटिक्स मॉडल बोलते, यानी अगर वो मॉडल की बात करे तो दोनों थ्योरीज डिस्कस करनी है, पर्सपेक्टिव की बात करे दोनों थ्योरीज डिस्कस करनी है। लेकिन अगर वो इंडिविजुअल थ्योरी का नाम ले तो वो वाहिद थ्योरी डिस्कस करनी है। राफिया बेटा समझ आ गई? अगर वो पर्सपेक्टिव पावर पॉलिटिक्स पर्सपेक्टिव या पावर पॉलिटिक्स मॉडल की बात करें तो दोनों थ्योरीज। ठीक हो गया? अगर वो आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव या कोऑपरेशन पॉलिटिक्स मॉडल की बात करें तो दोनों थ्योरीज, लेकिन अगर वो इंडिविजुअली थ्योरी का नाम ले तो एक थ्योरी। ठीक हो गया? इकोनॉमिक लिबरलिज्म इज अ डिफरेंट थ्योरी, ये न्यू लिबरलिज्म का एक पर्सपेक्टिव है। ठीक हो गया? अच्छा, अब मेरे बहनों भाइयों,
जैसे मैंने पिछली क्लास में, ये नवाल ने क्या बोला है मुझे नहीं समझ आई यार आज। या तो मुझे नहीं समझ आ रही कि कैसे पढ़ाना है, या तुम सारे हाई हो आज। अम्मी मुझे पानी का किसी को बोलिए। तो कौन सी सस्ती पी रहे हो आजकल? अच्छा, अब मेरे बहनों भाइयों, जिससे पिछली क्लास के अंदर मैंने रियलिज्म बताया था ना, जैसे पिछली क्लास में मैंने रियलिज्म का पूरा पर्सपेक्टिव बताया था, ऐसे ही अब मैं आइडियलिज्म का पूरे का पूरा पर्सपेक्टिव बताता हूँ। अब आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव की पहली थ्योरी है क्लासिकल आइडियलिज्म। सुनिए बेटा तेजी से जरा सुनिए। क्लास आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव की पहली थ्योरी है क्लासिकल आइडियलिज्म। ये इंडिविजुअल लेवल की थ्योरी है, ये फर्स्ट ग्रेड डिबेट की थ्योरी है, और ये अज्यूम करती है कि ह्यूमंस आर अल्ट्रुइस्टिक बाय नेचर। क्लासिकल आइडियलिज्म इंडिविजुअल लेवल की थ्योरी है, फर्स्ट ग्रेड डिबेट की थ्योरी है, और ये अज्यूम करती है कि ह्यूमंस आर अल्ट्रुइस्टिक बाय नेचर। ठीक है सोनी बेटा। अब ये कहता है कि इंसान में कोई मसला नहीं है। इंसान, ठीक है, इनहेरेंटली अल्ट्रुइस्टिक है, वो गुड बाय नेचर है, वो मॉरल बाय नेचर है, वो कंपैटिटिव बाय नेचर, कोऑपरेटिव बाय नेचर। मसला ये है कि पॉलिटिक्स में ह्यूमन को एंड के तौर पे ट्रीट नहीं किया जाता, बल्कि मीन के तौर पे ट्रीट किया जाता है। ह्यूमंस आर नॉट ट्रीटेड एज मीन, ह्यूमन आर ट्रीटेड एज मीन रादर देन एंड। यानी ग्लोबल पॉलिटिक्स इंसानों के लिए नहीं होती, बल्कि स्टेट की कैपेबिलिटीज के लिए होती है। ठीक है, इंटरनेशनल ग्लोबल पॉलिटिक्स इंसानों के गिर्द नहीं घूमती, बल्कि पावर के गिर्द, इंटरेस्ट के गिर्द घूमती है। ठीक है, तो सोनी बेटा, इस लाइन का मतलब क्या है कि ह्यूमंस आर ट्रीटेड एज मीन रादर देन एंड्स। इसका मतलब ये है कि जो रिसोर्सेज इंसानों की तरफ डाइवर्ट होने चाहिए, इंसानों की वेलबींग, इंसानों की वेलफेयर, इंसानों के लॉ एंड ऑर्डर, इंसानों के जस्टिस, इंसानों की एजुकेशन, इंसानों के हेल्थ, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जो रिसोर्सेज खर्च होने चाहिए, वो रिसोर्सेज खर्च किए जाते हैं गौरी पे, बरूद पे, दरूद पे, F-16 पे, स्टेट कैपेबिलिटीज पे। यानी पॉलिटिक्स के अंदर ह्यूमंस को एंड के तौर पे ट्रीट नहीं किया जाता, बल्कि ह्यूमंस को एक्सप्लॉइट करके स्टेट की कैपेबिलिटीज को फोकस किया जाता है। जिसकी बुनियाद पे होता क्या है? होता यह है कि सोसाइटी के अंदर, ठीक है, रिसोर्सेस की कमी हो जाती। जब ह्यूमंस के पास अपने सर्वाइवल के लिए रिसोर्सेस की कमी हो जाए जो जाती है, तो इंसानों को अपने सर्वाइवल के लिए लैक ऑफ रिसोर्सेस की वजह से इमोरल होना पड़ता है। यानी ह्यूमंस आर फोर्स्ड टू डिमॉन्स्ट्रेट या अडॉप्ट द पाथ ऑफ पावर पॉलिटिक्स। क्यों? क्योंकि इंसानों के लिए अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेस मिनिमम हो गए। मिनिमम हो गए क्यों मिनिमम हुए? क्योंकि जो रिसोर्सेस इंसानों की तरफ डाइवर्ट होने चाहिए थे, वो स्टेट की मिलिट्री कैपेबिलिटीज की तरफ डाइवर्ट हो रहे। ठीक है, तो लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेस की वजह से इंसान जो बजाती तौर पे तो अच्छा है, उसे इमोरल कंपेटिटिव बिहेवियर को डिमॉन्स्ट्रेट करने पे मजबूर करता है ग्लोबल पॉलिटिक्स का सिस्टम। ठीक हो गया? तो ये कहते हैं कि पूरे का पूरा मसला ये है कि स्टेट फोकस
ठीक है, स्टेट की कैपेबिलिटीज की तरफ है। ये फोकस स्टेट रीओरिएंट करके ह्यूमन डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूशंस की तरफ होना चाहिए। यानी पॉलिटिक्स का फोकस डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ाने की बजाय, न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ाने की बजाय, ये स्टेट का फोकस, पॉलिटिक्स का फोकस रीओरिएंट करके ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, हॉस्पिटल्स, ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी रीओरिएंट करके ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाने चाहिए जिसके जरिए एंड गोल क्या हो कि ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक हो गया। अब मेरे बहनों भाइयों पीछे से लिंक करो सैमा बेटा। इंडिया की हुकूमत इंडियंस पे फोकस नहीं कर रही, बल्कि वो स्टेट की कैपेबिलिटीज पे फोकस कर रही। पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तानी शहरियों पे फोकस नहीं करी, बल्कि गोरी शोरी पे फोकस करी, जिसकी बुनियाद पे इंडिया में पावर्टी है, पाकिस्तान में पावर्टी है। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट है। इंडिया में क्राइम है, पाकिस्तान में क्राइम है। और ये सारा इसलिए है क्योंकि इंसानों के लिए अपॉर्चुनिटीज को लिमिट किया जा रहा है। कैसे? वाया वाया ठीक है, डाइवर्टिंग फोकस फ्रॉम दी कोर। और वो डाइवर्जन क्या है कि ह्यूमन पोटेंशियल को डेवलप करने की बजाय कैपेबिलिटीज को डेवलप किया जाए। तो ये कहता है कि अगर ये फोकस रीओरिएंट हो, इंडिया के लोगों को भी डेवलप किया जाए, पाकिस्तान के लोगों को भी डेवलप किया जाए, इंडिया की हुकूमत इंडिया के लोगों को अच्छी तालीम दे, पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान के लोगों को अच्छी तालीम दे, अच्छी सेहत दे, इंसाफ दे। तो ये कहता है कि जब ह्यूमन डेवलप होंगे तो इंसानों में शऊर आएगा, आगाही आएगी। तो सोसाइटी लेवल के ऊपर आफिया बेटा एक फीलिंग आएगी, एक सेंटिमेंट आएगा, एक प्रेशर आएगा कि वॉर कभी भी इंसानों के फेवर में नहीं थी, वॉर कभी भी ह्यूमन के बेनिफिट में नहीं थी। चुनाचे जब ह्यूमंस डेवलप होंगे तो ऑटोमेटिकली रैशनैलिटी इमर्ज करेगी। ठीक हो गया। ह्यूमंस डेवलप होंगे तो ऑटोमेटिकली ग्लोबल ग्लोबल कंसेंसस डेवलप करेगा। सोसाइटी लेवल के ऊपर एक थॉट प्रिवेल करेगी कि म्यूचुअल एफर्ट के जरिए पीस को लाया जाए। और अगर मल्टीपल सोसाइटीज मिलके ह्यूमंस को इंटीग्रेट कर दें तो पीस, प्रॉस्पेरिटी और कोऑपरेशन की फिजा ज्यादा बेहतर हो सकती है। मैं और राफिया कहेंगे कि भाई आज तक ना मैं 65 से कुछ मिला, ना 71 से मिला, ना कुछ कारगिल से मिला। अब कभी दीपिका इधर, कभी हसन अली गोदल उधर, आनिया जानिया माहौल कुपियां टुन। तो ये कहता है कि अगर पॉलिटिक्स का फोकस स्टेट कैपेबिलिटीज की बजाय ह्यूमन डेवलपमेंट हो जाए तो ऑटोमेटिकली ह्यूमंस लेवल पे इनलाइटनमेंट आएगी। सो मेरा बेटा मैंने लफ्ज क्या इस्तेमाल किया है? इनलाइटनमेंट, शऊर। और जब ह्यूमन सोसाइटी के लेवल पे शऊर आएगा तो सोसाइटल लेवल से, ठीक है, कोऑपरेशन की डिमांड बढ़ेगी, कंसेंसस की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, डायलॉग की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, कोऑपरेशन की डिमांड बढ़ेगी, इंटरमिंगलिंग की डिमांड बढ़ेगी। तो ऑटोमेटिकली पॉलिटिक्स जब ह्यूमन सेंटर्ड हो जाएगी तो दुनिया पीस और प्रॉस्पेरिटी की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगी। तो क्लासिकल आइडियलिज्म ये कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि ह्यूमंस अपनी नेचर के मुताबिक ऑपरेट करें तो पॉलिटिक्स का फोकस ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ करना पड़ेगा, ना कि स्टेट कैपेबिलिटीज की तरफ। और ह्यूमन डेवलपमेंट ही सोसाइटी लेवल के ऊपर इनलाइटनमेंट ला सकती है। और वो इनलाइटनमेंट, ठीक है, लेटर ऑन, ठीक है, ग्लोबल लेवल के ऊपर अवेयरनेस, ठीक है, डिमांड फॉर कोऑपरेशन, डिमांड फॉर पीस को जन्म दे सकती है। तो ये कहता है कि जब
तक आप पॉलिटिक्स का फोकस ह्यूमन सेंटर्ड नहीं करोगे, आइडियल्स ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड कोऑपरेशन को अचीव नहीं किया जा सकता। मीनिंग दैट कि राफिया बेटा, विदाउट इनलाइटनमेंट एट ह्यूमन लेवल यू कैन नॉट क्रिएट, ठीक है, कोऑपरेशन एट ग्लोबल लेवल। और इनलाइटनमेंट एट ह्यूमन लेवल का प्री रेक्विजिट क्या है? रीओरिएंटेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम्स, रीओरिएंटेशन ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स फ्रॉम बिल्डिंग स्टेट कैपेबिलिटीज टू बिल्डिंग ह्यूमन पोटेंशियल। आई होप सो मेरे बहनों भाइयों को पूरे का पूरा क्लासिकल आइडियलिज्म का आइडिया चौकस हो गया। अगर चौकस हो गया तो ठोको ताली। आगे चलूं मेरे बहनों भाइयों? अच्छा जी, अच्छा मेरे बच्चों, नवाल यहां पे ना फर्स्ट ग्रेड डिबेट के बाद एक डब्बा ऐड कर ले ट्रेडिशनलिज्म, ताकि अप्रोच भी आ जाए। यहां पे एक डब्बा ऐड कर ले ट्रेडिशनलिज्म। डन हो गया? आगे चलूं। अब आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव की मैं दूसरी थ्योरी पे आने लगूं। दूसरी थ्योरी है नियो लिबरलिज्म। दूसरी थ्योरी क्या है नवाल पुत्र? नियो लिबरलिज्म। ये स्टेट लेवल की थ्योरी, ठीक नवाल? ये थर्ड ग्रेड डिबेट की थ्योरी। इसके बाद डब्बा ऐड करो, ये पॉजिटिविज्म या फंक्शनलिज्म अप्रोच की थ्योरी। इसकी अजम्पशन इंटरनेशनल अनार्किक स्ट्रक्चर। इसकी अजम्पशन क्या है? इसकी अजम्पशन है इंटरनेशनल अनार्किक स्ट्रक्चर। यहां तक बात क्लियर हो गई? ठीक है सुमेरा। अब ये कहता है कि दुनिया में इंटरनेशनल अनार्किक स्ट्रक्चर है, ठीक, और नवाल बेटा उस अनार्की को ओवरकम करने के लिए स्टेट्स पावर पॉलिटिक्स का मॉडल फॉलो करती है। लेकिन पावर पॉलिटिक्स के मॉडल को जब फॉलो करती हैं तो वो मसले को हल नहीं कर पाता, बल्कि वो दुनिया को पुश करता है इनटू अ विशियस साइकिल ऑफ पावर। अब मारवी, अगर तूने मेरे से पूछा ना कि सर विशियस साइकिल ऑफ पावर बता दे, तो मैं तुझे कुटूंगा। बात समझ आई या नहीं? ठीक है, ये कहता है कि अनार्की को रिड्यूस करने के लिए स्टेट्स पावर पॉलिटिक्स का साइकिल इस्तेमाल करती हैं, लेकिन पावर पॉलिटिक्स मसले का हल नहीं है, बल्कि ये लीड करता है टू अ ग्लोबल विशियस साइकिल ऑफ पावर। ठीक है, अब ये कहता है कि इस विशियस साइकिल को अवॉइड करने के लिए आपको, ठीक है, आपको लिबरल अप्रोच की जरूरत है। किस अप्रोच की जरूरत है? पावर पॉलिटिक्स की बजाय लिबरल अप्रोच की जरूरत है। और लिबरल अप्रोच का क्या मतलब है? कि अनार्की को खत्म करने के लिए पावर पॉलिटिक्स का पाथ बनाने की बजाय अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस बनाओ, यानी मल्टीलेटरल फोरम्स बनाओ, इंटरनेशनल लॉज बनाओ, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स करो, यूएन बनाओ, आसियान बनाओ, सार्क बनाओ। ठीक है, सार्क बनाओ। बात समझ आई या नहीं है? यानी मसलों को मल्टीलेटरली हल करने के लिए अच्छे अफेक्टिव इंस्टीट्यूशंस बनाओ, और स्टेट्स को आपस में इकोनॉमिक डिपेंडेंसी में लाने के लिए ट्रेड बढ़ाओ। तो ये कहता है कि जब ट्रेड बढ़ेगा और जब इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होगी, तो
एक स्टेट्स की आपस में इंटरडिपेंडेंसी बढ़ेगी, ठीक है, स्टेट की आपस में, ठीक है, इंटरडिपेंडेंसी बढ़ने से क्या होगा कि ऑटोमेटिकली स्टेट अपने कॉमन इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए, ठीक है, एंड गोल ऑफ कोऑपरेशन की तरफ चल पड़ेंगे थ्रू ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस एंड थ्रू ट्रेड। और एंड गोल पे क्या होगा कि जब इंस्टीट्यूशन बनेंगे, ट्रेड होगा, इंटरडिपेंडेंसी ग्रो करेगी, तो ऑटोमेटिकली स्टेट्स पीस और प्रॉस्पेरिटी के साइकिल की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। कहानी समझ आ गई? तो ये कहता है कि भाई विशियस साइकिल ऑफ पावर की बजाय आपको लिबरल अप्रोच थ्रू ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट एंड इन्हांसमेंट ऑफ ग्लोबल ट्रेड का पाथ फॉलो करना पड़ेगा, ताकि स्टेट्स आपस में इंटरडिपेंडेंसी के सिंड्रोम के अंदर प्लग इन हो और उस इंटरडिपेंडेंसी के जरिए पीस और प्रॉस्पेरिटी को, कंसेंसस को, कोऑपरेशन को प्रमोट किया जा सके। यहां तक कहानी समझ आ गई? अब सुनी बेटा, आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव की जब बात होगी ना, तो तुम लोगों ने, जब आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव की बात होगी ना, तो तुम लोगों ने ये पूरे का पूरा मॉडल डिस्कस करना है, सिर्फ क्लासिकल आइडियलिज्म डिस्कस नहीं करना। कहानी समझ आ गई? अब अब प्लीज, तुमने इस स्लाइड का डिजाइन गौर से नहीं देखा, ठीक है? इस स्लाइड में मैं एक ही गो में दोनों थ्योरीज पढ़ा गया और मैंने दोनों थ्योरीज का कंपैरिजन भी कर दिया। ठीक हो गया? या लेवल, ग्रेड डिबेट, अप्रोच, assumption, प्रॉब्लम, अफेक्ट, फोकस, रिक्वायरमेंट, एंड गोल, ऑब्जेक्टिव। क्लियर हो गया? तो दोनों थ्योरीज के दरमियान कंपैरिजन बिल्ड हो गया। अब मुझे ये बताओ कि हमने, ठीक है, ठीक काफी है बेटा, मुझे आखिर में ये बता कि हमने रियलिज्म के अकॉर्डिंगली पॉलिटिक्स की डेफिनेशन क्या की थी? हमने रियलिज्म के अकॉर्डिंगली पॉलिटिक्स की डेफिनेशन क्या की थी? पॉलिटिक्स is the struggle for pursuit of power for the attainment of national interest। डन हो गया? क्लियर हो गया? अब मेरे बहनों भाइयों, इस के अकॉर्डिंग, यानी आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव कोऑपरेशन पॉलिटिक्स मॉडल के अकॉर्डिंगली डेफिनेशन क्या हो जाएगी? पॉलिटिक्स इज द स्ट्रगल फॉर परसूट ऑफ कोऑपरेशन। पॉलिटिक्स इज द स्ट्रगल फॉर परसूट ऑफ कोऑपरेशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। तो वहां पे क्या था? परसूट ऑफ पावर। यहां पे क्या है? परसूट ऑफ कोऑपरेशन। और वहां पे क्या था? फॉर अटेनमेंट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। यहां पे क्या है? फॉर अटेनमेंट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। इंडिविजुअल लेवल पे कॉमन इंटरेस्ट क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट। और स्टेट लेवल पे कॉमन इंटरेस्ट क्या है? कोऑपरेशन फॉर ट्रेड एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। क्लियर हो गया मेरा बच्चा? डेफिनेशन क्लियर? डेफिनेशन डन है? ठीक। अब मेरा सवाल ये है राफिया, कि हमने नियो लिबरलिज्म के अंदर, नियो रियलिज्म के अंदर किस स्कॉलर के मॉडल को पढ़ा था? हमने
नियो लिबरलिज्म, केनेथ वॉल्ट्स। ठीक, तो मेरे बहनों भाइयों, क्लासिकल आइडियलिज्म का जो सबसे बड़ा स्कॉलर है वो है जॉनी भाई, जॉन लोकी। जॉन लोकी। डन। क्लासिकल आइडियलिज्म का पूरा आइडिया किसका है? जॉन लोकी का। डन हो गया? ठीक है। अब मेरे बहनों भाइयों, नियोलिबरलिज्म के अंदर जो सबसे बड़ा मॉडल है वो है इमैनुअल कांट का। कांटा लगा, ठीक है, इमैनुअल कांट। डन हो गया? तुम्हें स्कॉलर्स क्लियर हो गए? डन बेटा। अब राफिया, लिबरलिज्म के अंदर जो सबसे ज्यादा मॉडल इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं कैंटियन परपेचुअल पीस ट्राइंगल। उसे क्या कहते हैं? कैंटियन परपेचुअल पीस ट्राइंगल। डन हो गया राफिया? अब राफिया, लव्स परपेचुअल का क्या मतलब होता है? लॉन्ग लास्टिंग, एवर पेनिट्रेटिंग। लॉन्ग लास्टिंग, एवर पेनिट्रेटिंग, ऐसा ही है। अब शहबाज जरा समझी, ठीक है? जिन लोगों को नेवर एंडिंग, जिन लोगों को नहीं समझ आई, शादी के बाद शुरू शुरू में तुम्हारी भाभी ने मुझे थोड़ा सा जलील किया, वक्त गुजरा, मेरी जलालत और बढ़ी, और वक्त गुजरा, मेरी जलालत और बढ़ी, और वक्त बढ़ा गुजरा, तो मेरी जलालत क्या हो रही है? मेरी जलालत परपेचुएट कर रही है। साइमा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं इन डंगरों को समझाने के लिए समझा रहा हूं। क्लियर? ठीक है। लव्स परपेचुअल आज के बाद तो नहीं भूलेगा। एवर इंक्रीजिंग। ठीक हो गया? अब काफिया, कहानी जरा समझी। अब इमैनुअल कांट का मॉडल क्या है कि कैसे दुनिया के अंदर पीस परपेचुएट कर सकता है, यानी हर गुजरते दिन के बाद पीस के डिविडेंड्स, पीस का प्रोसेस, पीस मेकिंग की एक्टिविटीज कैसे पेनिट्रेट कर सकती है। काफी बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ठीक है। अब परपेचुअल पीस ट्राइंगल के अंदर, परपेचुअल पीस ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, जो इमैनुअल कांट ने कॉन्सेप्ट दिया, उसने कहा कि तीन तरह की लिबरलिज्म, तीन टाइप्स की लिबरलिज्म जब सिमल्टेनियसली इन कंकरेंस ऑपरेट करेंगी, सिर्फ तभी लिबरल मॉडल कामयाब हो सकता है और पीस परपेचुएट कर सकता है। राफिया, मेरे बच्चे, ये बात समझ आ गई? सिर्फ तब पीस परपेचुएट कर सकता है, तीन चीजें इकट्ठी होंगी। अब उसमें से एक लिबरलिज्म की टाइप है जिसे आप लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म कहते हैं या इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म कहते हैं। लिबरल
इंस्टीट्यूशनलिज्म कहते हैं या इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म कहते हैं? डन हो गया? डन हो गया? लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म कहते हैं, पहली टाइप को क्या कहते हैं? लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म या इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म। दूसरा है जिसे आप लिबरल इंटरनेशनलिज्म कहते हैं या रिपब्लिकन लिबरलिज्म कहते हैं या डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी कहते हैं। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी कहते हैं। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी कहते हैं। डन? डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी कहते हैं। डन हो गया? तीसरी चीज है लिबरल कमर्शियलिज्म, ठीक है, जिसे आप इकोनॉमिक लिबरलिज्म कहते हैं या इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म कहते हैं। इकोनॉमिक लिबरलिज्म कहते हैं या इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म कहते हैं। सुनिए बेटा, तो अकॉर्डिंग टू इमैनुअल कांट कितनी टाइप की लिबरलिज्म है? 3 टाइप की। लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, लिबरल इंटरनेशनलिज्म और लिबरल कमर्शियलिज्म। डन हो गया? तीनों फॉर्म डन हो गई? ठीक, अब मैं तीनों समझाने लगा हूं अहमद, ठीक है। लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या है? स्टेट्स आपस में अपने मसलों को हल करने के लिए मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस बनाए, जिसे आप मल्टीलेटरलिज्म भी कहते हैं। मल्टीलेटरलिज्म भी कहते हैं। साइमा बेटा बात समझ आ गई? यानी मामलात को यूनिलेटरली पावर के जरिए हल करने की बजाय मामलात को मल्टीलेटरल फोरम्स के ऊपर हल किया जाए। मामलात को, ठीक है, मामलात को मल्टीलेटरलिज्म के जरिए हल किया जाए। अच्छे इफेक्टिव मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस बनाए जाए, ठीक है, अच्छे इफेक्टिव, ठीक है, इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बनाई जाए, मीनिंग दैट यूएन, आसियान, सार्क, एसीओ जैसे अदारे बनाए जाएं जहां पे स्टेट्स इंडिविजुअल एफर्ट की बजाय कलेक्टिव एफर्ट के जरिए मसलों को हल करने की कोशिश करें। पहला पॉइंट क्लियर हो गया? नंबर दो, लिबरल इंटरनेशनलिज्म या रिपब्लिकन लिबरलिज्म क्या है? रिपब्लिकन लिबरलिज्म क्या है? ठीक हो गया? रिपब्लिकन लिबरलिज्म बोथ रीजनल या नॉन रीजनल, सुल्तान, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है। वो रीजनल लेवल पे हो सकती है, वो ग्लोबल लेवल पे हो सकती है। यानी रीजनलिज्म हो सकता है, ग्लोबलिज्म हो सकता है। ठीक हो गया? अब दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है लिबरल इंटरनेशनलिज्म। लिबरल इंटरनेशनलिज्म, ठीक है। लिबरल इंटरनेशनलिज्म में क्या है कि विद इन स्टेट्स और अमंग स्टेट्स, बिटवीन स्टेट्स, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट किया जाए, मेजॉरिटी कंसेंसस को प्रमोट किया जाए, डायलॉग को प्रमोट किया जाए। ठीक हो गया? माइनॉरिटी क्लास मेजॉरिटी के ओपिनियन को बुलडोज करने की कोशिश ना करे। डेमोक्रेटिकली, ठीक है, बातचीत के जरिए, डायलॉग के जरिए ग्लोबल कंसेंसस को डेवलप किया जाए। मीनिंग दैट कि स्टेट्स के अंदर भी और इंटरनेशनल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस के फोरम के लेवल पे भी, ठीक है। सुल्तान अभी सिर्फ कहानी समझ, मैं तुझे एग्जांपल्स देता हूं डंगर आदमी। ठीक हो गया? आप डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को प्रमोट करो। जब तक डेमोक्रेटिक नॉर्म्स नहीं आएंगी तब तक हेजीमोनिक इंटरवेंशनिस्ट एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट, ठीक है,
डिक्टेटोरियल इन्फ्लुएंस ऑफ द पावरफुल या मेजर पावर वो हमेशा रहेगा। तो ये कहता है कि ग्लोबल डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जाए, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, डेमोक्रेटिक कल्चर को प्रमोट किया जाए। यहां तक बात क्लियर हो गई? ठीक है। तीसरी चीज क्या है? लिबरल कमर्शियलिज्म या इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म। ये कहता है कि स्टेट्स आपस में फ्री ट्रेड को, इन्वेस्टमेंट को, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी को, फ्री मार्केट को, ठीक है, अक्रॉस द बॉर्डर, ठीक है, फूड चेन्स को, ई कॉमर्स को, मीनिंग दैट कि लिबरल इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड करें, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी लाई जाए, ट्रेड कनेक्टिविटी लाई जाए, फिजिकल कनेक्टिविटी लाई जाए, करेंसी कनेक्टिविटी लाई जाए, यानी इकोनॉमी की मद में स्टेट्स के दरमियान इंटरडिपेंडेंसी, ट्रेड, कोऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी को ग्रो किया जाए। ठीक है सुल्तान, तीन टाइप समझ आ गई? तीन टाइप समझ आ गई? अब मेरे बहनों भाइयों, कांट ने साथ ही ये कह दिया कि भाई ये तीनों के तीनों सिमल्टेनियसली अक्कर होंगे, तीनों के तीनों सिमल्टेनियसली अक्कर होंगे तो पीस परपेचुएट करेगा। तीनों सिमल्टेनियसली अक्कर करेंगे तो पीस परपेचुएट करेगा। अगर इनमें से एक भी लिबरल ओरिएंटेशन मिसिंग होगी तो पीस परपेचुएट नहीं कर सकता है। अब एग्जांपल दूं? एग्जांपल दूं मेरा बच्चा? जी, यूएन बन गया, लेकिन राफिया बेटा यूएन के अंदर वीटो पावर डेमोक्रेटिक नॉर्म है या डिक्टेटोरियल नॉर्म है? डिक्टेटोरियल। और क्या यूएन के एजेंडा से इकोनॉमिक डिपेंडेंसी को प्रमोट किया गया? नहीं। तो आप जितना मर्जी यूएन यूएन खेलो, जितना मर्जी यूएन यूएन खेलो, पीस परपेचुएट नहीं कर सकता। डन? सार्क बन गया, लेकिन सार्क डेमोक्रेटिक वैल्यू पे ऑपरेट कर रहा है या डिक्टेटोरियल वैल्यूज पे? और क्या सार्क के अंदर कभी सेफ्टा, ठीक है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इफेक्टिव हुआ? क्या इकोनॉमिक डिपेंडेंसी आई? अब इसकी ऑपोजिट मिसाल पे आ जाओ, ठीक है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनी, वो बढ़ती बढ़ती यूरोपियन काउंसिल बनी, यूरोप ने अपने बॉर्डर्स खोले, ट्रेड खोला, बैंकिंग सिस्टम खोला, ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन इस परपेचुअल पीस की सबसे बड़ी मिसाल है। ठीक, कहना क्या चाहता हूं सोनिया बेटा कि कांट ने ये कहा कि भाई, कांट ने ये कहा कि भाई अगर ये तीनों फॉर्म ऑफ, ठीक है, तीनों फॉर्म ऑफ लिबरलिज्म सिमल्टेनियसली इन पैरेलल इन कंकरेंस ऑपरेट नहीं करेगी, आप कभी भी अफेक्टिव परपेचुअल पीस को अचीव नहीं कर सकते हो। चौकस हो जाना चाहिए अब तक, ठीक है, चौकस हो जाना चाहिए अब तक। अब जिन्हें ये समझ आ गया है वो क्या यूएन के फेलियर को, सार्क के फेलियर को थ्योरेटिकली डिस्कस कर सकता है?
यूरोपियन यूनियन कैसे एक सक्सेस स्टडी है, क्या डिस्कस कर सकते हैं कामिल। लेकिन दूसरी बात, अगर वो पेपर में तुमसे पूछ ले कि व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ लिबरलिज्म या नियो लिबरलिज्म, व्हाट आर डिफरेंट एंगल्स ऑफ नियो लिबरलिज्म, ठीक है, व्हाट आर, ठीक है, डिफरेंट एंगल्स ऑफ नियो लिबरलिज्म, व्हाट आर डिफरेंट कलर्स ऑफ नियो लिबरलिज्म, व्हाट आर डिफरेंट ओरिएंटेशंस ऑफ नियो लिबरलिज्म, तो यही तीन है ना, समझ आइए या नहीं है। तो ये टाइप्स, कलर्स, ओरिएंटेशन सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। अब मेरे बच्चों, मैं दोबारा वो सवाल फ्रेम कर रहा हूं, ठीक है, व्हाट इज द आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ आईआर, व्हाट इज द आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ आईआर, how this perspective can help in achievement of peace, prosperity and cooperation at global level. डन हो गया? डन हो गया? अब राफिया बेटा, मेरी अगली बात पे जरा गौर करिए, मेरी अगली बात पे जरा गौर करिए। ये लिबरल्स इमरान खान की तरह बड़ी बड़ी गप्पे छोड़े कि जब आएगा इमरान सबकी जान बनेगी, इस कौम की शान बनेगा नया पाकिस्तान, मैं नया पाकिस्तान बना दूंगा। सवाल बनता है या नहीं बनता कि भाई बनाएगा कैसे? ये सवाल बनता है या नहीं बनता? तेरे पास रिफॉर्म प्रोग्राम क्या है, तेरे पास रिफॉर्म एजेंडा क्या है? तो दुनिया के अंदर हर स्टेट के नेशनल इंटरेस्ट को कॉमन इंटरेस्ट में कैसे कन्वर्ट करेगा? राफिया बेटा समझ आती है नहीं आती? तो लिबरल्स इतने सुहाने सपने दिखा रहे हैं, इतने बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहे हैं, ठीक हो गया, इतनी बड़ी बड़ी गप्पे छोड़े, तो लिबरल से भी ये सवाल बनता है या नहीं बनता कि भाई करोगे कैसे? ये सवाल बनता है या नहीं बनता? ठीक हो गया। तो इस स्लाइड के ऊपर मैं मोटे मोटे आपको की रिफॉर्म एजेंडास ऑफ लिबरलिज्म बता देता हूं, ठीक है, नियो लिबरल्स का की रिफॉर्म एजेंडा बता देता हूं। नंबर एक, दुनिया के सिक्योरिटी के मसलों को हल करने के लिए ये कहते हैं कि सिक्योरिटी किसी स्टेट का नेशनल इंटरेस्ट नहीं है, पीस किसी स्टेट का नेशनल इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि ये सारी स्टेट्स का एक कॉमन इंटरेस्ट है। तो कहीं पे भी सिक्योरिटी का मसला आ जाए तो स्टेट को यूनिलेटरली एक्ट करने की बजाय कलेक्टिव सिक्योरिटी की अप्रोच को फॉलो करना चाहिए, जो कि यूएन चार्टर के चैप्टर 7 में डाली गई। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी? अरसलान, कलेक्टिव सिक्योरिटी ये है कि an act of aggression against one, an act of aggression against one would be considered an act of aggression against all, subject to collective action against the aggressor. An act of aggression against one would be considered an act of aggression against all, subject to collective action against the aggressor. कि अगर किसी एक स्टेट के ऊपर कोई हमला करता है तो उसका हमला सारे के सारे इंटरनेशनल पीस पे हमला किया जाएगा और सारी स्टेट्स मिलके उसके खिलाफ कलेक्टिव अलायंस बना के एक्शन लेंगी, ठीक है। तो सिक्योरिटी के मसले को हल करने के लिए लिबरल्स कहते हैं कि एक कलेक्टिव सिक्योरिटी अप्रोच को इस्तेमाल किया जाए। नंबर 2 सुल्तान, ठीक है, इंटरनेशनल अनार्किक स्ट्रक्चर ये कहता था कि कोई इंटरनेशनल गवर्नमेंट नहीं है, कोई सुप्रा सॉवरन नहीं है, इसलिए कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं बन सकता क्योंकि लॉ मेकिंग अथॉरिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। तो सवाल ये आया कि इंटरनेशनल लेवल पे कानून साजी कैसे की जा सकती है?
तो इन्होंने कहा कि भाई चलो मान लिया कि कोई इंटरनेशनल गवर्नमेंट नहीं है, कोई मान लिया कि देयर इज नो अथॉरिटी ओवर एंड अबव द स्टेट, लेकिन सारी स्टेट्स बैठे आपस में डायलॉग करें, आपस में निगोशिएशन करें, और पैक्टा सेंट सर्वंडा, पैक्ट्स नीड टू बी सर्व्ड इन गुड फेथ, पैक्ट्स नीड टू बी सर्व्ड इन गुड फेथ। पैक्टा सेंट सर्वंडा की स्पिरिट की बुनियाद पे आपस में एग्रीमेंट्स कर लें, आपस में ट्रीटीज कर लें, आपस में कोई ना कोई डिसीजन कर लें। और क्योंकि स्टेट अब्सोल्यूट अथॉरिटी है, तो जब दो स्टेट्स मिल बैठ के फ्री कॉन्सेंट के जरिए किसी मुआहदे के ऊपर अमल करेंगे, तो पैक्टा सेंट सर्वंडा की स्पिरिट की बुनियाद पे दोनों पार्टीज ने, क्योंकि फ्री कॉन्सेंट के साथ, फ्री विल के साथ कॉन्सेंट किया, एग्रीमेंट किया, तो उनके ऊपर मॉरल अथॉरिटी आ जाएगी कि वो अपने एग्रीमेंट के ऊपर अमल करें। तो ये कहता है कि कॉन्सेंट बेस्ड एग्रीमेंट कर लो एंड दैट वुड बी टर्म्ड एज लॉ, और उस लॉ के अंदर बाइंडिंग फोर्स क्या होगी, ठीक है, गुड फेथ यानी मॉरल बिहेवियर। मॉरल बिहेवियर दोनों स्टेट्स को ये बाउंड करेगा कि यार जब हमने अपनी मर्जी से मुआहदा किया था, तो जैसा भी मुआहदा था अब हमें इसके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए। हम ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, हमें अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटना चाहिए। फिर इन्होंने ये कहा कि मसले आएंगे, डिस्प्यूट आएंगे, तो डिस्प्यूट को हल करने के लिए क्या किया जाए, डिस्प्यूट को हल करने के लिए क्या किया जाए, ठीक है। तो इसने कहा कि भाई डिस्प्यूट को पैसिफिक वे से जुडिशियल सेटलमेंट के जरिए हल किया जाए। कैसे किया जाए? थ्रू मल्टीलेटरल जुडिशियल फोरम्स, आईसीजे बना दिया जाए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड बना दिया जाए, यानी ऐसे अदारे बना दिए जाएं जहां के ऊपर लीगल आर्गुमेंटेशन की बुनियाद पे स्टेट्स एक इम्पार्शियल बॉडी के जरिए जुडिशियली अपने मसले को हल कर सके, तो अच्छे अफेक्टिव इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए। अगली चीज, सवाल ये आया कमर कि ये जो बड़े बड़े लोगों ने, ठीक है, आर्सनल्स बनाए हुए हैं, न्यूक्स बनाए हुए हैं, सेटअप्स बनाए हुए हैं, ठीक है, मिलिट्री माइट बनाई हुई है, बड़े बड़े आर्म्स के सेटअप्स बनाए हुए हैं, ठीक है, तो इन्हें कैसे किया जाए? तो ये कहता है कि आर्म्स कंट्रोल एंड आर्मामेंट के मुआहदे कर दिए जाए, दोनों पार्टीज बैठे, दोनों ये डिसाइड कर लें कि वेपन्स रखने या नहीं रखने, अगर रखने हैं तो कितने रखने, और इसके ऊपर एग्रीमेंट कर ले, ठीक है। आर्म्स को रेगुलेट करने के लिए, आर्मामेंट को खत्म करने के लिए, डी आर्म करने के लिए आपस में एग्रीमेंट कर लो, जैसे सोवियत यूनियन और अमेरिका ने किया, साल्ट स्टार्ट वगैरह वगैरह, जो आप लोगों को मार्च शायद न्यूक्लियर स्टडीज की क्लासों में बता चुका हूं। तो ये कहता है सिक्योरिटी डायलेमा, जब वेपन्स खत्म हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, एक दूसरे को गंदी गंदी गालियां देंगे, ठंडे हो जाएंगे, शाम को कहेंगे ले जानी लगा शीशा, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी। क्लियर हो गया? तो ये कहता है कि आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट के मुआहदे करके दुनिया को डीवेपनाइजेशन की तरफ लेके जाया जाए, ठीक। और आखिरी चीज इनसे सवाल पूछा गया कि ये जो जगह जगह पे पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स है, फलस्तीन का इशू है, कश्मीर का इशू है, रोहिंग्या का इशू है, म्यांमार का इशू है, कुर्द्स का इशू है, खालिस्तान का इशू है, इन पॉलिटिकल डिस्प्यूट को कैसे हल किया जाए? तो ये कहता है इसके अंदर लिबरल ओरिएंटेशन फॉलो की जाए, आप इसके ऊपर पावर पॉलिटिक्स करने की बजाय लोगों से पूछ लो, ठीक है। कश्मीर का मसला इंडिया और पाकिस्तान में हल करने की बजाय कश्मीरियों से पूछ लो, ठीक है। मेजॉरिटी कश्मीरी जो कहते हैं उन्हें हक खुद इरादियत दे दिया जाए, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दे दिया जाए, ठीक है। तो हक खुद इरादियत, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के जरिए आप मसले को हल करें। कहानी समझ आई या नहीं आई? ठीक हो गया? तो मेरे बहनों भाइयों, लिबरल्स के दुनिया को रिफॉर्म प्रोग्राम करने के 5 मेन पिलर्स हैं: कलेक्टिव सिक्योरिटी, इंटरनेशनल लॉ ऑन स्पिरिट ऑफ पैक्टा सेंट सर्वंडा, पैसिफिक जुडिशियल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, deweaponization through arms control and disarmament, and political dispute settlements through right of self determination। तो जहां पे भी ये 5 लफ्ज आ जाए, राफिया पुत्र, राफिया बेटा, यहाँ पे भी ये 5 लफ्ज आ जाए, वहां पे क्या, कौन सी थ्योरी लग रही होगी? नियो लिबरलिज्म। अब राफिया बेटा
कान को पकड़ने के दो तरीकेकार है। अहमद, कान को पकड़ने के दो तरीकेकार है। राफिया, मैं कश्मीर इशू का एनालिसिस कर रहा हूं। तो अकॉर्डिंग टू द लिबरल मॉडल कश्मीर इशू का सॉल्यूशन क्या है? अकॉर्डिंग टू द लिबरल मॉडल कश्मीर इशू का सॉल्यूशन क्या है? राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। क्या यूएन ने राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया? नहीं दिया या नहीं दिया? दिया। मैं जूती उतार लूंगा राफिया, मैं जूती उतार लूंगा। राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन यूएन ने दिया। यूएन की रेजोल्यूशंस एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन फिर भी मसला क्यों नहीं हल हो रहा? क्योंकि इंडियन माइंडसेट उसे लिबरल अप्रोच से फॉलो ही नहीं करना चाह रही, वो उसके अंदर पावर पॉलिटिक्स ऑपरेट कर रही है। डन हो गया? डन हो गया? यानी कान को दो तरीकों से पकड़ने का तरीकाकार आ गया। सोल्यूशन लिबरल है, लेकिन सोल्यूशन नाकाम क्यों है? क्योंकि अप्रोच रियलिस्ट है, इंडिया की ओरिएंटेशन रियलिस्ट है। डन हो गया मेरा बच्चा? आई होप सो रिफॉर्म प्रोग्राम। तो जहां पे भी ये 5 लफ्ज आ जाए, ठीक है, वो लिबरल अप्रोच होगी। लेकिन जहां पे ये 5 अप्रोचेस नाकाम नजर आ रही होंगी, उसके पीछे कॉज क्या होगा? रियलिज्म। डन बच्चों, यहां तक चौकस हो गया? आगे चलूं? ठीक है। अब मेरे बहनों भाइयों, आखिरी चीज। अब अगर हम बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी कोऑपरेशन, ठीक है, होगी, आनियां होंगी, जानियां होंगी, माहौल होगा, कुटियां होंगी, टुन होगा, ठीक हो गया? तो ऑटोमेटिकली राफिया, मैं और तू कोऑपरेशन के रास्ते पे जा रहे हैं, तो हमारे कोऑपरेशन के रास्ते में कोई फुफियां आएंगी, कोई हीर आएगी, कोई फैजान आएगा, कोई अरसलान आएगा? आएगा या नहीं आएगा? आएंगे ना? तो मेरा बच्चा सुना, ठीक है, कोऑपरेशन के रास्ते में हमेशा चैलेंजेस और बैरियर्स आते हैं। हमारा आखिरी कंपोनेंट क्या है कि वो चैलेंजेस और बैरियर कौन कौन से हो सकते हैं? वो चैलेंजेस और बैरियर कौन कौन से हो सकते हैं? नवाल, टॉपिक समझ आ गया मेरा बच्चा? आखिरी टॉपिक समझ आ गया? ठीक है। अब मेरे बहनों भाइयों, ठीक, देखो, मुझे एक बात का जवाब दो, एक बात का जवाब दो। क्या सीएसएस के अंदर यूएन रिफॉर्म्स आपका टॉपिक है? क्या सीएसएस के अंदर यूएन रिफॉर्म्स आपका टॉपिक है? ठीक है। क्या इन इफेक्टिवनेस ऑफ यूएन के ऊपर आर्गुमेंट आ सकता है? इन इफेक्टिवनेस ऑफ सार्क के ऊपर आर्गुमेंट आ सकता है? क्या कहती है नवाज? आ सकता है ना? ठीक है। तो मेरा बच्चा, मैं तुम्हें बताने लगा हूं चैलेंजेस या बैरियर्स टू कोऑपरेशन। शीजा बेटा, लेकिन तू इस हेडिंग को 3 एंगल से डिस्कस करेगी। 3 एंगल्स में यूज कर सकती है। नंबर 1, वाई रियलिज्म डोमिनेट्स। वाई लिबरलिज्म इज इनफेक्टिव। ठीक। नंबर 3, ठीक है, वाई इज यूएन या कोई और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज इनफेक्टिव। या नंबर 4, हाउ टू मेक यूएन effective or how to reform यूनाइटेड नेशंस। क्लियर हो गया नवाज? इस स्लाइड को तो किस किस एंगल से देख सकती है? डन हो गया? डन हो गया मेरा बच्चा? ठीक है। अब मेरे बहनों भाइयों,
चैलेंजेस टू कोऑपरेशन में पहला चैलेंज है फ्री राइडिंग। फ्री राइडिंग क्या होता है? सुल्तान कहानी जरा समझिए कि कोऑपरेशन का कोई ऐसा फ्रेमवर्क बन जाए, कोऑपरेशन का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाए, कोऑपरेशन का कोई ऐसा मैकेनिज्म बन जाए कि उसमें कुछ स्टेट्स किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट ना कर रही हूं बल्कि बेनिफिशियरी हूं, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ मखसूस स्टेट्स के ऊपर डाल दी जाए, यानी स्ट्रक्चर ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऐसा बना दिया जाए, स्ट्रक्चर ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऐसा बना दिया जाए कि कुछ स्टेट्स हमेशा बेनिफिशियरी एंड पे रहें और कुछ स्टेट्स हमेशा कंट्रीब्यूटरी एंड पे रहें। तो जो सिर्फ बेनिफिशियरी एंड के ऊपर होंगी ऐसी स्टेट्स को क्या कहते हैं फ्री राइडिंग स्टेट्स। और हमेशा वो फ्री राइडर्स, ठीक है, हमेशा वो फ्री राइडर्स बैरियर टू कोऑपरेशन के तौर पे ऑपरेट करेंगे। उनकी मुफ्त खोरी लार्ज टर्म के अंदर उस पूरे के पूरे कोऑपरेशन के सिस्टम को इंडेंजर करे। सोनिया बेटा मैं इतना लंबा रिपीट नहीं कर सकता, तू इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। कहानी क्लियर हो गया? फ्री राइडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? फ्री राइडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? एक एनालॉजी के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, एक एनालॉजी के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। शीजा, मैंने, तूने, शहबाज ने, सुल्तान ने आपस में डिसाइड किया कि हमने ग्रुप स्टडी करनी है सीएसएस की तैयारी के लिए। कोऑपरेशन का फ्रेमवर्क बन गया। मैंने, तूने, शहबाज ने और सुल्तान ने मिलकर तैयारी करनी है सीएसएस की। कोऑपरेशन का फ्रेमवर्क बन गया। हमने डिसाइड क्या किया? एक सब्जेक्ट हम चारों पकड़ेंगे। नंबर 1, 5 दिन पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे। सैटरडे संडे को हम चारों बैठेंगे। जितना हर किसी ने अपने अपने सब्जेक्ट का पढ़ा होगा वो पढ़ाएगा, अपने अपने नोट्स शेयर करेगा, ठीक है। शीजा, सुल्तान, ये तीनों आपस में पढ़ते हैं। पहला हफ्ता आता है, ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मुझे नोट्स देते हैं, मुझे पढ़ाने की बारी आती है तो मैं कहता हूँ यार इस दफा टाइम नहीं मिला, अगली दफा पढ़ा दूंगा। अगला हफ्ता आता है, मैं कहता हूँ कि भाई इस हफ्ते प्लीज माफ कर दो, अगले दफा हफ्ते पढ़ा दूंगा। अगले हफ्ते शीजा कहती है कि सब मनहूस आदमी है, इसकी वजह से हमारा कोर्स खराब हो रहा है। फौरन अहमद उठता है, यार तुम्हें पता नहीं है, असल में 3 नौकरियां करते हैं, पढ़ा देंगे तुझे नदीदी, ठीक हो गया। तो मैं अब मुफ्त खो रहा हूं, मेरे अब मुफ्तपन तुम लोगों की कोऑपरेशन के दरमियान रिफ्ट डालेगा। वो रिफ्ट हमेशा बैरियर टू कोऑपरेशन के तौर पे ऑपरेट करेगा। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दूं, एनालॉजी बिल्ड कर दी मैंने, अब मैं प्रैक्टिकली एग्जांपल दे दूं, ठीक है। मेरे बच्चों, यूएन पीस कीपिंग मिशन है, यूएन के पीस कीपिंग मिशन हैं, उनके अंदर आप कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हो? या तो आप अपने ट्रूप्स दोगे, या आप फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करोगे। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रूप्स कंट्रीब्यूटर है पाकिस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, ठीक है, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर है यूएसए। कहानी समझ आ गई कामिल? लेकिन यूएन पीस कीपिंग मिशन कहां भेजने, कहां नहीं भेजने, इसका डिसीजन लेता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर नॉन परमानेंट मेंबर्स में से मेजॉरिटी वो मेंबर्स हैं जिनकी ना 1% की फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है, ना 1% की ट्रूप्स की कंट्रीब्यूशन है, लेकिन वो मुफ्त के मशवरे देता है। तो अगर हमने यूएन पीस कीपिंग मिशन की डिसीजन मेकिंग को इफेक्टिव करना है तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली सिर्फ वो स्टेट्स होनी चाहिए ना, ठीक हो गया, जो किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही हैं दी ओवरऑल
ऑपरेशंस ऑफ यूएन पीस कीपिंग मिशंस। यानी समझ आई? तो पाकिस्तान लार्जर टर्म में क्या कहेगा कि भाई जब हमारा डिसीजन मेकिंग में कोई से नहीं है, हमें उसका कोई लार्ज टर्म बेनिफिट नहीं हो रहा, तो ऑटोमेटिकली थू डन। बच्चों फ्री राइडिंग समझ आ गई? ठीक, अगली चीज है गेम थ्योरी। गेम थ्योरी एक इकोनॉमी की थ्योरी है जिसे आईआर के इस कॉन्सेप्ट में यूज किया गया। ठीक है, गेम थ्योरी इकोनॉमी की थ्योरी है जिसे, ठीक है, आईआर के अंदर यूज किया गया। क्लियर हुआ? गेम थ्योरी आईआर की एक थ्योरी है, इकोनॉमिक्स की एक थ्योरी है। अब गेम थ्योरी के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट कहलाता है जीरो सम गेम, एक कहलाता है विन विन गेम। राफिया बेटा, एक क्या कहलाता है जीरो सम गेम, एक कहलाता है विन विन गेम। जीरो सम गेम इज अ रियलिस्ट एंगल, विन विन गेम इज अ लिबरल एंगल। जीरो सम गेम रिलेटिव गेन्स की बात करेगा, जबकि विन विन गेम एब्सोल्यूट गेन्स की बात करेगा। जीरो सम गेम रिलेटिव गेन्स की बात करेगा, विन विन गेम एब्सोल्यूट गेन्स की बात करेगा। अब जीरो सम गेम का मतलब क्या है राफिया बेटा? मैं मुआहिदा करूं, लेकिन क्या रिलेटिवली मेरा ज्यादा बेनिफिट होगा या कम? मुझे क्या इसमें ज्यादा बेनिफिट मिलता है या कम बेनिफिट? जबकि एब्सोल्यूट गेम्स क्या होते हैं, ठीक है, विन विन गेम क्या होती है कि सारों को इक्वल बेनिफिट हो, एवरीथिंग और नथिंग। क्लियर हो गया? एवरीथिंग या नथिंग, कहानी समझ आई है नहीं? अब स्टेट्स, ठीक है, जीरो सम गेम होता है मेरा बच्चा नवाज शरीफ की पॉलिसी अकेला मैं खाऊंगा, और विन विन गेम होता है जरदारी की पॉलिसी, साइन तुम भी खाओ मैं भी खाता हूं। डन। अब मेरे बहनों भाइयों, होता क्या है कि मेजॉरिटी स्टेट्स क्योंकि रियलिस्ट पर्सपेक्टिव को ऑपरेट करती हैं, तो वो ग्लोबल कोऑपरेशन के फोरम पे चली तो जाती हैं, लेकिन वहां पे जीरो सम गेम के गिर्द ऑपरेट करती हैं। वहां पे जीरो सम गेम के गिर्द ऑपरेट करती हैं। क्या नहीं समझ रही है? नहीं, ठीक हो गया? यानी वो बजाय सारी स्टेट्स के इक्वल बेनिफिट की बजाय अपने बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करती है। तो जहां पे भी जीरो सम मेंटेलिटी आ गई, ऑटोमेटिकली वहां पे मसले बढ़ जाए। डन हो गया? गेम थ्योरी समझ आ गई कि हाउ जीरो सम मेंटेलिटी, ठीक है, तो वीटो क्या है? जीरो सम, जीरो सम। एग्जेक्टिव पावर्स क्या है? जीरो सम। क्लियर हो गया? जीरो सम समझ आ गया? वो आया या नहीं आया? अच्छा जी, आखिरी चीज क्या है? आखिरी चीज है प्रिजनर्स डायलेमा। आखिरी चीज क्या है? प्रिजनर्स डायलेमा। ठीक है, एक एनोलॉजी के तौर पे मैं समझाता हूं प्रिजनर डायलेमा को। तारिक और मैं दोस्त हैं, तारिक और मैं दोस्त हैं, लेकिन हम किसी अच्छे काम के दोस्त नहीं हैं, हम अकम्प्लिस हैं, हम पार्टनर्स इन क्राइम हैं। हम किसी अच्छे काम के दोस्त नहीं हैं, हम पार्टनर्स इन क्राइम। डन हो गया मेरा बच्चा? हम बुरे कामों में एक दूसरे के दोस्त हैं। ठीक है, अब प्रिजनर डायलेमा क्या कहता है कि चोरों की यारी, अकम्प्लिस, पार्टनर्स इन क्राइम की यारी
तब तक होती है जब तक कोई एक चोर पकड़ा नहीं जाता। जब एक चोर पकड़ा जाएगा तो वो खुद रोड पे निकलेगा, ऊंचा ऊंचा कहेगा मुझे क्यों निकाला, और साथ ही कहेगा ये कैसा यक तरफा एहतसाब है जो सिर्फ मियां साहब का हो रहा है, जरदारी भी तो चोर है। क्लियर हो गया? तो चोरों की यारी उस रोज तक होती है जब तक कोई एक चोर पकड़ा नहीं जाता। अब शिजा बन गई पुलिस ऑफिसर, मैं और तारिक हैं पार्टनर्स इन क्राइम। ठीक है, हम जुर्म करते हैं, इकट्ठे करते हैं। एक रोज हम कहीं पे कोई कार्रवाई कर रहे थे, कोई क्राइम कमिट कर रहे थे। अब अपनी अपनी तौफीक और अकल की मुताबिक, ठीक है, अपनी अपनी तौफीक और अकल के मुताबिक कार्रवाई खुद अज्यूम कर लो। ठीक है, कि शिजा ने हम दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। क्लियर हो गया? अब शिजा सबसे पहले क्या करेगी, हमारे दरमियान चेन ऑफ कम्युनिकेशन को तोड़ेगी। शिजा बेटा डन। ये सबसे पहले क्या करेगी, हमारे दरमियान चेन ऑफ कम्युनिकेशन को तोड़ेगी और हमें टेम्प्ट करेगी। ठीक है, तारिक के पास जाके कहेगी कि तारिक तू मुझे कोई शरीफ आदमी लगता है, तुझे इस बंदे की जुबान बड़ी चलती है, तुझे जरूर इसने वर्गलाया होगा, तू ऐसा कर कि तू इसके खिलाफ बयान दे दे, मैं तुझे सुबह बचा लूं। मुझे आके कहेगी ठीक है हसन साहब आप तो कोई पढ़े लिखे आदमी लगते हैं, वो तो शक्ल से ही दूष है, वो तो शक्ल से ही डंगर है। ठीक हो गया, जरूर उसने आपको बुरे कामों पे लगाया होगा, आप उसके बारे में ठीक है बयान दे दें, मैं सुबह आपको बचा लूंगी। यानी शिजा हमारे साथ खेलेगी डिवाइड एंड रूल, गुड कॉप बैड कॉप खेलेगी। ठीक हो गया। अब क्योंकि हम दोनों प्रिजनर डायलेमा के अंदर ट्रैप्ड हैं, तो तारिक सोचेगा कि ये ना हो कि मैं कह दूं कि हसन भाई ने कुछ नहीं किया, और हसन भाई की जैसी सेहत है, उन्हें दो चुपेड़ें पड़ी, वो सब कुछ कहेंगे कि सब कुछ तारिक ने किया, तो सारा मुद्दा मेरे ऊपर आ जाएगा, मुझे मैक्सिमम सजा मिलेगी, हसन भाई पूरे के पूरे बच जाएंगे। डन सुल्तान? मैं सोचूंगा कि ये ना हो मैं कहूं तारिक ने कुछ नहीं किया, तारिक जैसा शरीफ लड़का तो सफाई हस्ती ने देखा ही नहीं, और तारिक ठीक है पूरे का पूरा इल्जाम मेरे पे डाल दे, तो मैं मैक्सिमम सजा अचीव करूं, तारिक बच जाए। तो हम दोनों प्रिजनर मेंटेलिटी की वजह से सोचेंगे कि साला कोई ऐसा बयान देता हूं कि पूरा मुद्दा मेरे पे ना आए। ठीक हो गया, मेरी कोई ना कोई बचत हो जाए, और यही सोच रखेगा तारिक। हम दोनों ऐसे बयानात देंगे कि दोनों चुप रहें, दोनों बचते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे पे फुल ओनस डाल दें, दोनों मुकम्मल फंसते हैं। तो हम ऐसा मिला जुला होम्योपैथिक किस्म का जवाब देंगे कि ना हम कंप्लीट बचेंगे ना हम कंप्लीट फंसेंगे। ठीक है, हमें आधी आधी सजा हो जाएगी बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन तजादाद इन बयान। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं प्रिजनर डायलेमा। ये कहता है कि भाई डिप्लोमेसी के अंदर स्टेट्स के दिमाग में प्रिजनर डायलेमा प्रिवेल करता है। पाकिस्तान कहता है ये ना हो पाकिस्तान एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन कर दे, इंडिया ना करे, हमें अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम लिमिट करना पड़े, इंडिया अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बढ़ाता रहे, और ये बात इंडिया सोचती है। तो एब्सोल्यूट गेम देखने की बजाय दोनों प्रिजनर मेंटेलिटी की वजह से एनपीटी को साइन नहीं करते। चाइना सोचता है कि ये ना हो कि मैं क्योटो प्रोटोकॉल को साइन कर दूं, अमेरिका ना करे, अमेरिका सोचता है ये ना हो कि मैं क्योटो प्रोटोकॉल को साइन कर दूं, ठीक है,
वो ना करे तो ऑटोमेटिकली दोनों क्योटो प्रोटोकॉल को साइन नहीं करते। ठीक हो गया। उसके बाद सिक्योरिटी डायलेमा, यही चीज प्रिजनर डायलेमा है, सिक्योरिटी डायलेमा को जन्म देती है। यही प्रिजनर डायलेमा ही सिक्योरिटी डायलेमा को जन्म देती है। ठीक है, ठीक है। पाकिस्तान सोचता है ये ना हो कि मैं अपनी आर्म्स ना बढ़ाऊं, मैं अपनी वेपनाइजेशन को इनहांस ना करूं, इंडिया अपने वेपन्स बढ़ाता रहे, कल को इंडिया हम पे हमलावर हो जाए, हमारे पास वेपन ही ना हो, तो ये कहेगा मर्दे मोमन मर्दे आग छिप के रख। उधर इंडिया ये सोच रहा होगा ये ना हो कि मैं तो छोटा भाई समझ के पाकिस्तान को बख्श दूं, वो साला के चलाए मेरी पीठ के अंदर वॉर। ठीक हो गया। तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान को इंडिया के मुकाबले मैच मिल जाए, तो ये कहता है कोऑपरेशन हमेशा इसलिए पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि डिप्लोमेटिक टेबल के अंदर स्टेट्स प्रिजनर डायलेमा की वजह से आती है। ठीक हो गया। अब तीनों चीजों को लिंक करो। 3 things would create barriers in way of cooperation and that would lead to the failure of cooperation. 1. Accommodation of free riders. Number 2, zero sum mentality. And number 3, prisoner dilemma in diplomacy. जहां पे भी ये तीन चीजें आ जाएंगी ऑटोमेटिकली दैट वुड सर्व एज अ बैरियर टू दी कोऑपरेशन। डन हो गया मेरा बच्चा? अगर डन हो गया तो मुझे ओके कॉल दीजिए। ठीक है मेरे बहनों भाइयों, मैंने तुम लोगों को हर तरीके से मैंने तुम लोगों को करवा दी। ठीक है, आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव, आई होप सो तुम सारों